नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। शानदार होंगे। टॉपिक हमारा अगला अधिनियम है, जो अधिनियम कंपनी के शासन में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत जो अधिनियम बन करके आए हैं ना, उन्हीं को हम पढ़ने चल रहे हैं मेरे भाई। तो 1813 के अधिनियम को पढ़ेंगे आज। कौन से अधिनियम को पढ़ेंगे? 1813 के अधिनियम को पढ़ेंगे। लेकिन इसी अधिनियम में 1793 वाले को भी डिस्कस कर देता हूं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं वो, 1793 वाला है ना। लेकिन सबसे पहले इसी को समझेंगे, सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या नाम दिया इसे ब्रिटिश सरकार के द्वारा? चार्टर एक्ट 1813। पढ़िएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं ना। तीन चार ही चीज बहुत महत्वपूर्ण है इसके भीतर 1813 वाले के अंतर्गत। हालांकि वैसे भी मैं आपको बता देता हूं, एक बार फिर लिख करके हम बात करेंगे, नोट्स भी आपको बनाने हैं। देखिए, इस अधिनियम में ब्रिटिश सरकार ने एक काम किया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही थी हमारे यहाँ, क्या कर रही थी? लगातार व्यापार कर रही थी हमारे यहाँ। तो जो लगातार व्यापार कर रही थी, उसके व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया, क्योंकि टोटल जो 100% अधिकार था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था 1813 से पहले तक। यानी कि बात करें तो 1812 तक, 1813 तक जो पूरा व्यापार भारत से होता था, भारत के अलग अलग राज्यों से होता था, टोटल के टोटल 100% व्यापार ईस्ट इंडिया करती थी, उसी के हाथों में था पूरा व्यापार का नियंत्रण। लेकिन पहली बार इस अधिनियम में, कौन से में बेटा? 1813 में इस कानून को बनाया, और कानून में बना करके ये कहा गया, ये लिखा गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार व्यापार पर नहीं रहेगा। केवल अब ईस्ट इंडिया कंपनी के ही लोग व्यापार नहीं करेंगे भारत से, अब सभी जो लोग हैं जो लंदन से आना चाहते हैं, सभी लोगों के लिए व्यापारिक सीमाएं खोल दी जाती हैं। अब कोई भी व्यक्ति आकर के व्यापार भारत में कर सकता है। तो इनके एकाधिकार को, यानी कि कंपनी के एकाधिकार पर क्या लगा दी बेटा? रोक लगा दी, यानी कि मोनोपोली को, एकाधिकार को समाप्त कर दिया। भारत के अंदर से सभी को व्यापार करने का अधिकार दे दिया समान रूप से। इंग्लैंड के सभी लोगों को, लंदन के सभी लोगों को, कोई कहीं से भी आ सकता है। इवन इंग्लैंड की मैं बात कर रहा हूं, केवल और केवल। ठीक है, पहला मुद्दा तो यह है सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, यही एक और बात इन्होंने जोड़ी 1813 के चार्टर एक्ट में, कि जो कंपनी व्यापार कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भारत में तो व्यापार कर ही रही थी, लेकिन उन दोनों चीन से भी व्यापार करती थी। चीन के साथ सबसे ज्यादा चाय का व्यापार करते थे ये अंग्रेज उस समय। चीन के साथ काय का व्यापार करते थे बेटा? चाय का। तो चीन के साथ चाय के व्यापार पर इनका एकाधिकार रहेगा अभी। ये बात भी इन्होंने काय में लिख दी? इस अधिनियम में लिख दी कि भैया चीन के साथ तुम चाय का व्यापार करते रहो आगे तक, अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन भारत के भीतर आपका एकाधिकार समाप्त किया जाता है और सारे लोगों को अनुमति दी जाती है व्यापार करने की। यह था पहला मुद्दा इसके अंदर। दूसरा मुद्दा इसके अंदर सुन लो, फिर लिख करके बताते हैं आपको। दूसरा मुद्दा मेरे भाई इसके अंदर यह किया अंग्रेजों ने, चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत। अभी आप लिखना मत, बाद में लिखना भी बताएंगे आपको, वैसे भी लिख लेना आपको ल्यूसेंट से। ल्यूसेंट में तो नहीं, अपने नोट्सों से बता रहा हूं मैं तो इसको, आपको इस क्लास को, पॉलिटी को। हिस्ट्री ल्यूसेंट से चल रही है लेकिन, है ना। दूसरा मुद्दा क्या किया कि जो ब्रिटेन के लोग थे, लंदन के जो लोग थे, जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले लोग थे, जैसे हमारे लोग होते हैं सनातन का प्रचार प्रसार करते हैं, रामायण हो रही है, कहीं रामचरितमानस हो रहा है, कहीं सनातन की चीजें रैलियां निकल रही हैं, कहीं जैसे हनुमान जयंती आएगी, जैसे श्रीमद् भागवत कथा कराते हैं, तो क्या हो रहा है? प्रचार प्रसार ही तो हो रहा है अपने धर्म का, और लोगों को शामिल किया जाता है, लोगों को अवेयर किया जाता है, धर्म के बारे में बताया जाता है। ऐसे ही 1813 में इस अधिनियम में दूसरा जो मुद्दा है, जो ईसाई धर्म के धर्म प्रचारक थे इंग्लैंड में, उन लोगों से कहा गया, उन लोगों को अनुमति दी गई कि आप भारत में जाकर के क्या कर सकते हैं? अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। यानी कि ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति दे दी गई भारत में ईसाई मिशनरियों को। मिशनरी किसे बोलते हैं? धर्म प्रचारक जो होते हैं, अपने धर्म का प्रचार करने वाले जो होते हैं ना। तो दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या बेटा इसके अंदर? ईसाई धर्म के लोगों को भारत में प्रचार प्रसार की अनुमति दे दी गई। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है, वो ये व्यवस्था करी 1813 के चार्टर अधिनियम में कि अंग्रेजों के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा भारत की शिक्षा व्यवस्था पर प्रतिवर्ष, यानी कि हर साल 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। शिक्षा व्यवस्था में 1 लाख रुपए साहित्य और विज्ञान के ऊपर सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया जाएगा। या यो मान लीजिए पूरा 1 लाख रुपए दो चीजों पर खर्च किया जाएगा, शिक्षा से जुड़ी हुई, एक साहित्य पर और एक विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए। इन चीजों पर 1 लाख
रुपए का खर्चा किया जाएगा 1813 के अधिनियम में। ये मुद्दा के 3 मुद्दे हैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं 1813 के चार्टर एक्ट से, जो मैंने आपको बता दिए हैं बेटा, इनको नोट कर लेना। इस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड मिंटो फर्स्ट था। कौन था बेटा? लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। इसी के समय में 1813 का चार्टर एक्ट बना था भारत में। ठीक है, अब थोड़ा लिख लेते हैं और लिखने के बाद आप नोट भी कर लेना, यहां से आपको मैं नोट करा दूंगा। तो हेडिंग डाल लीजिए चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर एक्ट बोलते हैं इसको। कौन कौन से को चार्टर एक्ट कहते हैं वो भी हम चर्चा करेंगे बेटा, है ना। सबसे मुख्य मुद्दे हैं 3 मुद्दे जो मैंने अभी बताए, अब नोट भी करते चलना। इस अधिनियम के 3 मुद्दे हैं ना, तो 3 मुद्दों को, सबसे पहला मुद्दा 1813 में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को बेटा, जो व्यापार करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और कोई दिक्कत कहीं समस्या हो तो बताइएगा। समाप्त कर दिया गया, लेकर यहीं पे ये कहा कि चीन के साथ, किसके साथ बेटा? चीन के साथ काय का व्यापार कर सकते हैं ये अभी? चाय का जो व्यापार करेंगे उस पर एकाधिकार रहेगा इनका, है ना। चीन के साथ चाय के व्यापार को आगे 20 सालों तक करते रहिए और उसका एकाधिकार है, लेकिन भारत से समाप्त करते हैं। और भारत में समाप्त करके पूरे लोगों को अनुमति दे दी। इंग्लैंड से अब कोई भी कर सकता है। पहले सिर्फ कंपनी के लोगों को अधिकार था कि कंपनी के अलावा कोई व्यापार नहीं करेगा, कंपनी के लोग करेंगे। लेकिन इसी में क्या कर दिया गया? 1813 के चार्टर एक्ट में, 1813 में ब्रिटेन के या ब्रिटिश नागरिक कोई भी भारत में आकर के क्या कर सकता है? व्यापार कर सकता है। सारे लोगों को अनुमति दे दी, व्यापार कर सकता है। सभी लोगों को अनुमति दे दी। अगला मुद्दा इसमें जो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जो मुद्दा रहा, वो जो अपने धर्म को बढ़ाना शुरू कर दिया इन्होंने। यहां से भारत में अपना धर्म बढ़ाना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने कहा कि भाई भारत पे आगे चल के शासन करना है तो अपना धर्म तो बढ़ाना पड़ेगा, अपना रिलीजन बढ़ाना पड़ेगा, लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो इस मिट्टी के हैं, इस धरती के लोग हैं, वो कौन सा धर्म मानते हैं? हिंदू धर्म मानते हैं, सनातन धर्म है, उनको अपने धर्म में कन्वर्ट करो। तो बहुत सारे लोगों को कन्वर्ट भी किया। आज भी हमारे यहाँ केरल के भीतर जो साउथ इंडिया का राज्य हमारा दक्षिण भारत का, तमिलनाडु और केरल आपस में सीमा बनाते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, वहां पे ज्योग्राफी पढ़ते हैं हम। तो केरल में सबसे ज्यादा ईसाइयों का बोलबाला है और दूसरा जो धर्म है मोमडन भी रहते हैं। और ईसाई केरल के भीतर बेटा सबसे ज्यादा धर्म कन्वर्ट करते हैं लोगों का, सबसे ज्यादा बदलवाते हैं लोगों का, है ना। अपने धर्म में ले लेते हैं और सबसे ज्यादा चेंज कराते हैं। वहां के हिंदुओं का चेंज करा रहे हैं लगातार केरल के भीतर। ईसाई इस काम को करते हैं, जो 1813 में हुआ। तो 1813 में और क्या हुआ बेटा? ईसाई मिशनरी जो थे, धर्म प्रचारक थे, ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की क्या दे दी गई? अनुमति दे दी गई कि भाई जाओ आप भारत में प्रचार करो और लोगों को धर्म, अपने धर्म के बारे में बताइए लोगों को। सबसे ज्यादा लोगों को जोड़िए अपने धर्म के साथ, है ना। धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई। सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा बेटा इसमें, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा 1 लाख रुपए वाला 1813 में क्या व्यवस्था की गई? 1 लाख रुपए नोट करके लिखिए। 1 लाख रुपए भारतीयों की शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, भारतीयों की शिक्षा व्यवस्था पर। खर्च किया जाएगा। और जो 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा वो दो चीजों पे खर्च किया जाएगा। जो बेटा 1 लाख रुपए खर्च करने की इन्होंने बात करी कि 1 लाख रुपए खर्च करेंगे हम, इस अधिनियम में इन्होंने कहा वो एक तो साहित्य पे ज्यादा पैसा खर्च करेंगे
और विज्ञान पे खर्च करेंगे। इन दोनों को बढ़ाना है, इन दोनों को सबसे ज्यादा काम करना है, इन दोनों विषयों पर, साहित्य पे और विज्ञान पे 1 लाख रुपए का सबसे ज्यादा योगदान करना है। ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो 1813 के अधिनियम में व्यवस्था की गई। और भारत की जो स्थानीय सरकारें थी बेटा, उन पर भी क्या लगा दिया इन्होंने, टैक्स की व्यवस्था कर दी। स्थानीय सरकारों पर टैक्स लगा दिया इन्होंने। उस समय की जो भी सरकारें चल रही थी, इसी 1813 के अधिनियम में स्थानीय सरकारों पर टैक्स लगा दिया गया, और जो टैक्स नहीं देगा उसको दंड दिया जाएगा। ये भी व्यवस्था कर दी इन्होंने। स्थानीय सरकारों पर टैक्स लगा दिया। क्या लगा दिया बेटा, टैक्स लगा दिया। यदि टैक्स नहीं देंगे तो क्या दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। ऐसी व्यवस्था इन्होंने कर दी, दंड दिया जाएगा, ऐसी व्यवस्था कर दी। इस समय जो वायसराय था, इसके शासनकाल में जो एक्ट बन के आया था, उसका नाम है आपका लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के शासनकाल में, गवर्नर जनरल के शासनकाल में ये बन के आया था। कौन सा अधिनियम बन के आया बेटा, 1813 वाला। इसके शासनकाल में ये बन करके आता है। और इनके शासनकाल में एक इंपॉर्टेंट बात पढ़ते हैं, अमृतसर की संधि आती है पेपरों में कई बार, वो हिस्ट्री में पढ़ना, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। 1809 में राजा रणजीत सिंह थे उस समय अमृतसर के राजा, पंजाब के राजा। तो 1809 में संधि करी थी इसने राजा रणजीत सिंह के साथ में, है ना। किसने संधि करी थी, लॉर्ड मिंटो ने। तो इसी के समय में चार्टर एक्ट कौन सा बना बेटा, 1813। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही रही। एक और मुद्दा लिखा रहता है कि 20 सालों के लिए व्यापार को और आगे बढ़ा दिया इस अधिनियम में, कि 20 सालों तक और व्यापार कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था इस अधिनियम में करी गई, है ना। एक बार और देख लो, दोबारा से मैं पढ़ देता हूं, फिर चलते हैं आगे किताब में। 1813 के अधिनियम में कंपनी के व्यापारी के एकाधिकार पर रोक लगा दी, ऐसे समाप्त कर दिया। यानी कि कंपनी के लोग अब अपनी मनमर्जी व्यापार में नहीं चलाएंगे, उनको रोक दिया। लेकिन चीन के साथ ये चाय का व्यापार करते रहेंगे। काय का व्यापार करते रहेंगे, चाय का। चाय के बारे में थोड़े से 2-3 पॉइंट मैं आपको बता दूं, अभी करंट अफेयर्स में भी था, काम भी आ जाएंगे आपके। तो देखिए, विश्व में बेटा चाय का उत्पादन, विश्व में चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा वर्तमान में बेटा कौन सा देश करता है विश्व में सबसे ज्यादा, चीन करता है। चीन के बाद भारत करता है, भारत के बाद श्रीलंका करता है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन। पॉइंट आता है बेटा, चाय का निर्यात विश्व में सबसे ज्यादा कौन सा देश कर रहा है इस समय। चाय का निर्यात विश्व में बेटा सबसे ज्यादा केन्या करता है। केन्या के बाद अभी दूसरे स्थान पर भारत आ गया है, और तीसरे स्थान पर श्रीलंका है चाय के निर्यात में, है ना। भारत में ये लिख लेना, चाय वाले पॉइंट है, ये करंट अफेयर्स के काम आ जाएंगे जीएस में। भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन आसाम करता है, आसाम करता है, केरल करता है, तमिलनाडु करता है। ये 3 राज्य भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन करते हैं। और केंद्रीय चाय अनुसंधान संस्थान, यानी कि चाय की फसल पर रिसर्च जो होती है, चाय पर जो अनुसंधान होता है, शोध होता है चाय पर, वो बेटा कहां पे होता है, आसाम में। आसाम का एक जिला है जिसका नाम है जोरहाट। चाय अनुसंधान संस्थान नोट कर लेना कहां पे, असम के जोरहाट में, जो कि अंग्रेज बना करके गए थे। कब, 1911 का है, बहुत पुराना है जे अनुसंधान संस्थान चाय वाला जोरहाट में। 1911 जब हमारे यहाँ दिल्ली दरबार लग रहा था बेटा, भारत की राजधानी कलकत्ता से बदल के कहां पे आई थी, दिल्ली में आई थी, है ना। उस समय की बात है। उस समय अंग्रेजों ने चाय अनुसंधान संस्थान आसाम में बना दिया, स्थापित कर दिया। चाय की जो खेती होती है वो ढालनुमा खेती होती है बेटा, है ना। क्योंकि चाय का जो पौधा होता है उसकी जड़ों में पानी रुकना नहीं चाहिए। अगर पानी रुका तो पौधा खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा, है ना। पानी जिस तरीके से वर्षा का पानी मिलता है, तो पानी मिला और पानी नीचे चला गया रिस करके, इस तरीके की खेती डेवलप की जाती है चाय के लिए, है ना। तो सीढ़ी नुमा भी बोलते हैं, डालनुमा भी बोलते हैं। इस तरीके की खेती पे चाय की जो कृषि होती है वो की जाती है। चाय की खेती 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले इलाकों में सामान्यतः पाई जाती है या होती है ना। जैसे केरल तमिलनाडु में देखेंगे तो केरल में भी जो पश्चिमी घाट का इलाका है वहां पे क्या है, वर्षा होती है बहुत बड़े पैमाने पे। तमिलनाडु में वर्षा होती है। और आसाम वाला इलाका तो आप जानते ही हैं, बहुत बड़े पैमाने पे वर्षा प्राप्त करता है। आसाम का इलाका सबसे ज्यादा वर्षा होती है। दार्जिलिंग की पहाड़ियां बहुत फेमस हैं भारत में चाय के उत्पादन के लिए। कौन सी पहाड़ियां फेमस है मेरे भाई, दार्जिलिंग की पहाड़ियां। ये भी नोट कर लेना, दार्जिलिंग की पहाड़ियां तो एक टूरिस्ट पैलेस भी है,
पर्यटक स्थल है, बहुत लोग घूमने भी जाते हैं पहाड़ियों पे। वो वाली ट्रेन चलती है, टॉय वाली ट्रेन जो हम देखते हैं टीवियों में, है ना, पहाड़ों पर होकर के जाती है, बीच पहाड़ों में से होकर के निकल करके, दार्जिलिंग वाला। हाँ जी बिल्कुल। तो बेटा ये चाय के बारे में भी लिख लेना, है ना। और विश्व में अनुसंधान की बात करें तो श्रीलंका में भी है, केन्या में भी है। श्रीलंका की टोटल जो अर्थव्यवस्था है ना, इकोनॉमी बेटा ये भी याद रखना, ये पीसीएस आरओ बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। श्रीलंका की टोटल अर्थव्यवस्था चाय पर निर्भर करती है पूरे देश की। श्रीलंका की आबादी 2 करोड़ लोगों की है और उसकी जो टोटल अर्थव्यवस्था है वो चाय पर आधारित है। यानी कि चाय को वो बेचता है दूसरे देशों को, उससे जो पैसा आता है उससे चल रही है व्यवस्था श्रीलंका की। यह है मसला। किसका मसला है? चाय वाला। तो चाय का व्यापार किसके साथ करते रहेंगे इस एक्ट के हिसाब से? चीन के साथ। ये व्यवस्था करी गई। इन पॉइंटों को भी आप नोट कर लेना, है ना। और ब्रिटिश नागरिक भारत में व्यापार कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। ईसाई लोग यहाँ पे काय के प्रचार के लिए आ गए इस अधिनियम में बेटा? अब ये करेंगे, अपने धर्म का प्रचार करेंगे साहब। यहाँ कराओ इनके धर्म का प्रचार भाई। इन्होंने तमाम लोग बना दिए। केरल में तो बहुत छोड़ गए इस धर्म को। केरल वाले तो और ज्यादा कन्वर्ट कर रहे हैं, ईसाई बना रहे हैं लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर। सरकार भी काम कर रही है, वहां पे रोक रही है। 1813 में 1 लाख रुपए इन्होंने कहा कि भाई इतना लूट रहे हैं भारत को, इतना लूट रहे हैं भारत को, इतना बंगाल को लूट के ले गए, लाखों करोड़ों रुपए लूट के ले जा रहे हैं, वॉरेन हेस्टिंग लूट के ले गया। तो इनको कुछ दया आ गई थोड़ी बहुत इतने सालों बाद। तो इनने कही कि 1 लाख रुपये चलो भारत में खर्च करते हैं, भारत की शिक्षा व्यवस्था को स्थापित करते हैं, भारत के लिटरेचर को स्थापित करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं, भारत की साइंस की व्यवस्था को बढ़ाते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं, मजबूत करते हैं वैज्ञानिक चीजों को, है ना। तो ये वाली व्यवस्था है इसके अंदर। अब पुस्तक में देख लेते हैं बेटा, जो जिस पुस्तक के माध्यम से, नोट्सों के माध्यम से हम आपको पढ़ा रहे हैं उसको देख लेते हैं। इसी में उसे थोड़ा सा मैं बता दूंगा आपको। पिट्स इंडिया एक्ट तो हो ही गया, इसे और बता देता हूं। 1793 खास नहीं है, इसमें थोड़े से पॉइंट है। देखिए चार्टर एक्ट 1793 का नोट्स भी बना लेना आप चाहो तो। इस चार्टर एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया? 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। पहला पॉइंट, नियंत्रक मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों के वेतन को वेतन भारतीय राजस्व से देने के लिए, यानी कि जो भारत से पैसा कमाया जा रहा है उससे देने की व्यवस्था कर दी गई, वेतन देने की व्यवस्था कर दी गई। गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्तियां प्रदान की गई। बस इतनी सी बात है, इसमें कोई खास बात है नहीं। 1793 में सबसे खास बात यह है कि 20 सालों के लिए आगे बढ़ा दिया व्यापार 1793 के चार्टर एक्ट में, है ना। और वेतन की व्यवस्था भारत के राजस्व से, जो भारत से पैसा लूट रहे थे उससे दिया जाएगा। गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रण, यानी कि जो गवर्नर जनरल था उसे और ज्यादा नियंत्रण दे दिया, और ज्यादा उसके अधिकार बढ़ा दिए, और ज्यादा उसे शक्तियां दे दी गई 1793 के अधिनियम में। ठीक है, ये वाला 1793 वाला भी आप याद रखिएगा। अब आ जाओ 1813 पे जो हम चर्चा कर रहे थे। देखिए चार्टर एक्ट ऑफ 1813 1813, इस एक्ट के तहत भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, मोनोपोली, और हिंदी में क्या बोलते हैं, एकाधिकार को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। जैसा कि मैंने अभी बताया था, क्या कर दिया बेटा? समाप्त। भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए क्या कर दिया गया? खोल दिया गया। कोई भी ब्रिटिश का व्यापारी आ सकता है और भारत में व्यापार कर सकता है, भारत के अंदर व्यापार है ना। लेकिन चाय का व्यापार चीन के साथ करते रहेंगे ये लोग। चाय का व्यापार करो और किसके साथ करो? चीन के साथ करो। देखो चा से चाय और चा से चीन और चीनी, याद रखना। चीनी कैसे बनती है? गन्ने से। और गन्ना कहाँ होता है इंडिया में सबसे ज्यादा? कमेंट बॉक्स में बताइए गन्ने की फसल भारत में कहाँ होती है सबसे ज्यादा। और चीनी की मिलें सबसे ज्यादा कौन से राज्य में, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चीनी का कटोरा किसे कहते हैं भारत में, ये भी बताइएगा। शक्कर का नगर किसे कहते हैं भारत में, ये भी बताइएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कौन से जिले को चीनी का कटोरा कहते हैं, ये भी बताइएगा। एशिया की सबसे बड़ी गुड़ की मिल कहां पे, ये भी बताइएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में चीनी की सबसे ज्यादा मिलें हैं, ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अब आगे चलते हैं, इनका आंसर हम आगे बताएंगे बेटा। मजा आया कि नहीं आया? बहुत क्वेश्चन हो गए चीनी पे। हमारा एक भाई है स्टूडियो में, उसने कह दिया चीनी, तो फिर चीनी में ही चले गए हम आगे। देखो आगे क्या गया इन्होंने, पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। करो धर्म प्रचार, बलदवा धर्म है ना, जे क्या करेंगे, जे काम हो इन पर उठ पटांग काम हो,
अपना धर्म प्रचार करवाया सब इन्होंने। भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध बनाने लग गए, यानी कि ज्ञानी, प्रबुद्ध मतलब ज्ञानधानी आदमी बनाने लग गए। इंग्लिश में भी लिखा है इनको, इनलाइटेंड लोग बनाने लग गए। अपना धर्म बताने लग गए कि देखो पूरा जो दुनिया है, पूरा संसार है, पूरा जगह, वो सब हमारे धर्म में ही है, सारी चीजें, है ना। तो ये बताने लग गए। इस एक्ट के अंतर्गत भारत में कंपनी के अधीनस्थ क्षेत्रों पर, जो कंपनी के अधीनस्थ क्षेत्र थे, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन में थे क्षेत्रों पर, ब्रिटेन के सम्राट की क्या होने लग गई, प्रभुता प्रकट होने लग गई। यानी कि सम्राट अपना अधिकार जमाने लग गया, मजबूत करने लग गया उन इलाकों पर जिन पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था। वहां का जो सम्राट था, भारत की जो स्थानीय सरकारें चल रही थी, उन स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर क्या कर दिया, करारोपण यानी कि टैक्स का अधिकार प्रदान कर दिया, तथा कर भुगतान ना करने पर क्या दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने का, यानी कि खर्च करने का प्रावधान किया गया। और खर्च विज्ञान पे और साहित्य पे किया जाएगा, सबसे ज्यादा विज्ञान और साहित्य पे किया जाएगा। अब अगला आता है 1833, उससे बात करेंगे अलग थंबनेल में, अलग क्लास में बात करेंगे उसकी, है ना। ये था हमारा 1793 भी बता दिया मैंने इसी में, क्योंकि छोटा सा था, अलग क्लास क्या पढ़ाते उसमें 1 मिनट का काम था। लेकिन 1813 मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे आप पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा, नोट्स बनाइएगा। और जिस दिन बेटा जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं ना, ये आगे बिल्कुल निःशुल्क चलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा कोर्स हमारा। पेपर दे के आए तो हमें बताना कि पॉलिटी का कौन सा क्वेश्चन तुम्हारा छूट गया, छूटेगा ना बेटा, उस लेवल तक पढ़ाएंगे हम, है ना। अभी तो एक्ट चल रहे हैं, आगे आगे संविधान में देखो आप, और नोट्स बनाते चलिए। लेकिन शर्त यह है कि नोट्स बनाने पड़ेंगे आपको, ऐसे नहीं कि नोट्स नहीं बनाएंगे तो काम वैसे ही चल जाएगा, है ना। ये तो कोशिश रहती है, मैं पहले बता देता हूं आपको, फिर इस तरीके से भी बता रहा हूं आपको। ऐसे भी आप पढ़ लीजिए आगे पीछे करके, जल्दी निकाल के पढ़िए, कम निकाल के पढ़िए, है ना, स्लो करके पढ़िए, जैसा आपको उचित लगे उस हिसाब से क्लास को आप पढ़िएगा आराम से, ठीक है। और हिस्ट्री में हम पढ़ा रहे हैं, गुप्त साम्राज्य चल रहा है हमारा। गुप्त साम्राज्य में समुद्रगुप्त पढ़ा दिया हमने, चंद्रगुप्त सेकंड भी पढ़ा दिया, वो भी क्लास आपको मिल जाएगी। पिट्स इंडिया एक्ट भी करा दिया 1784, वो भी आपको मिल जाएगी। दोनों ही क्लासें चल रही हैं। अब अगली मैराथन आएगी करंट अफेयर्स की 100 नंबर्स की। एक मैराथन हम दे चुके हैं, और वो मैराथन 10 या 11 तारीख को आपको मिलेगी, और लेकिन लाइव आएंगे उस क्लास में। अब अगली बार दिन में आएगी वो क्लास आपके लिए, उसका टाइम टेबल आपको बता देंगे। आप जुड़िएगा सभी, और अपनी करंट अफेयर्स चेक कीजिएगा कि आप कितना तैयार कर रहे हैं, कितने तैयार हैं आप करंट अफेयर्स के लिए, है ना, कितना रट रहे हैं। तो उस क्लास से बेटा आपको पता चल जाएगा आप कितना पानी में है और कितना नहीं है जो तैयारी कर रहे हैं। टेस्ट करिएगा अपने आप को, और हम टेस्ट कराएंगे आपको एक एक क्वेश्चन के साथ उस दिन, तो वो जल्दी आएगी। पूरे 100 नंबर की क्लास तैयार है, कंटेंट बिल्कुल तैयार है, बहुत बेहतरीन क्लास है। पूरे 6 महीने की क्लास है, 6, 7, 8 महीने जो भी हो सकता है, 10 महीने तक का करंट अफेयर्स का डाटा है उसके अंदर, है ना, पुराने 10 महीने तक का। तो मिलेंगे उस क्लास के साथ, आप टेंशन ना लो, चदरा ओढ़ के सो, बाकी की जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दो आप। कंटेंट हम लाएंगे, मेहनत हम करेंगे, सिर्फ आपको पढ़ना है और नोट्स बनाने हैं। तो अगली क्लास में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का, और जीव जंतुओं का विशेष ख्याल रखिए आप, है ना, ऐसी गर्मियों में अपने मिलने वालों का और मिलने वालियों का भी ख्याल रखिए। नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में। राधे राधे।